नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर टेट 2022 मैथ्स प्लस रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट 2 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टार्ट करेंगे आज के सेशन के पहले प्रश्न से। फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर है, प्रैक्टिस सेट 1 आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख लेंगे या फिर मैं वीडियो की लिंक आपको इसी प्लेलिस्ट की लिंक हमने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, या तो आप वहां से जाकर के आप वीडियो देख लीजिएगा। और जीके जीएस करंट अफेयर्स का सेशन ऑलरेडी जो है चल रहा है, आगे भी उसको कंटिन्यू किया जाएगा। 6 प्रैक्टिस सेट वहाँ पे हो चुके हैं टोटल। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, एक धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्षों में दोगुना हो जाता है, यह 8 गुना हो जाएगा। तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में डिफरेंस यही होता है कि साधारण ब्याज पे केवल जो मूल धन होता है उसी पर ब्याज लगता है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में जितने ईयरली का प्लान होता है उसमें वो ब्याज मूलधन में जुड़ते जाते हैं। जैसे अगर यहाँ पे होता है कि 15 वर्षों में दोगुना होता है साधारण ब्याज, अगर यहाँ पे होता, क्योंकि इस टाइप के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो क्या करते हैं उसके लिए आप 15 साल में दोगुना हुआ तो अगले 15 साल में फिर से उतना होगा, फिर अगले 15 साल में फिर से उतना होगा, फिर से अगले 15 साल में फिर से उतना होगा, तो कितना हो जाएगा? 60 वर्ष हो जाएगा। 60 वर्षों में 8 गुना हो जाएगा। लेकिन जब बात यहाँ पर की जाएगी चक्रवृद्धि ब्याज की, तो ये जल्दी हो जाएगा 8 गुना, क्योंकि यहाँ पर ब्याज भी मूलधन में जुड़ते जा रहा है। तो इसमें आपको एक ट्रिक मैं बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पे लिखा है 2 गुना, तो इसको आप यहाँ पे लिख लीजिए 2 ऐसे। ये क्या है? 8 है, इसको आप 2 की पावर में कर लीजिए, 2 की पावर 3। तो 2 गुना होने में कितना समय लगा है यहाँ पर? 15 वर्ष। तो 2 की पावर 1 था ये, 2 के पावर 2 यानी 4 गुना होने में कितना समय लगेगा? तो क्या करेंगे, इस 2 का 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 वर्ष में 2 गुना होगा। 8 गुना यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, आपने 8 को 2 के पावर 3 लिखा, तो इस 3 का आप यहाँ पे 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा? 45 वर्ष। मतलब 45 वर्ष में यह 8 गुना हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी, 45 वर्ष। लेकिन साथियों, मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ, अगर आप ये कॉन्सेप्ट सीख गए अच्छे से, मेरा सिर्फ इतना पर्पज़ नहीं कि आप केवल एक क्वेश्चन आपने कर लिया, नहीं, बल्कि आपने उस क्वेश्चन के सभी बारीकियों को ही समझ लिया कि उससे रिलेटेड फिर कैसा भी प्रश्न आएगा गलत आप नहीं करेंगे, वो प्रश्न आपका तैयार हो जाए। बाकी प्रैक्टिस सेट हम आगे करते रहेंगे उस पर। फिर से ध्यान दीजिएगा, साधारण ब्याज में अगर 15 साल में कोई धन दोगुना हुआ है तो फिर अगले 15 साल में फिर से वो धन दोगुना होगा, मतलब 4 गुना हो गया। फिर से अगले साल में वो धन 6 गुना हो गया। ठीक है, तो अगर यहाँ पे साधारण ब्याज की बात की जाती है, आप सिंपल समझिए, मान लीजिए कोई धन यहाँ पे 10 रुपया था पहले, 15 साल में 20 रुपया हुआ, फिर अगले 15 साल में 30 रुपया होगा, फिर अगले 15 साल में 40 रुपया होगा। ठीक है, तो इसी तरह से अगर आप देखेंगे वहाँ पर 8 गुना होने में ज़्यादा समय लगेगा। लेकिन अगर चक्रवृद्धि ब्याज की बात की जाए तो वहाँ पर कम समय लगेगा, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, ब्याज ऐड होता है मूलधन में। जैसे हम ईयरली काउंट करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, तो 1 साल के बाद जितना भी चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो मूलधन में ऐड होकर के टोटल मूलधन बन जाता है, फिर उस पर ब्याज लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका सिंपल सा ट्रिक है, जब भी चक्रवृद्धि ब्याज के केस में आपसे क्वेश्चन पूछे तो आपको क्या करना है, जो आपसे दिया गया है 2 गुना, इसको आप पहले आप 2 ऐसे लिख लीजिए, फिर आपसे जितना गुना पूछा जाए उसको भी आप 2 की पावर में लिख लीजिए, और जो पावर हो इसको आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो 2 वर्ष जो 2 गुना होने में जो वर्ष है कितना समय लगता है उस समय का अब आप इस 2 की पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 15 तिया 45 वर्ष हो जाएगा। तो 2 की पावर 3 मतलब 8 गुना, यानी 8 गुना होने में 45 वर्ष लगेगा। अगर यहीं पर होता 16 गुना, तो आप क्या करते, 16 को आप 2 की पावर 4 लिखते, तो 16 गुना होने में कितना समय लग जाएगा? 15 इंटू आप 4 कर देंगे। यहीं पर होता मान लीजिए 32 गुना, 2 की पावर 5, तो 75 वर्ष में 32 गुना हो जाएगा। इसी तरह से इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये प्रश्न क्लियर हो गया होगा यहाँ पर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न यहाँ पर है, बहुत अच्छा प्रश्न है, 1.27 बराबर है। बाकी के जो 3 ऑप्शन है नेक्स्ट पेज पर है, एक बार क्वेश्चन कर लेते हैं पहले, फिर मैं आपको ऑप्शन दिखा दूंगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए आप सभी, 1.27 बराबर है 1.27 का बार है। ध्यान दीजिएगा 27 के ऊपर यहाँ पे बार लगा हुआ है। तो इस बार का मतलब क्या होता है? इस बार का मतलब होता है कि 1.27 ये रिपीट होगा बार बार, 2727। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं यह परमेय संख्या है या फिर अपरमेय संख्या है, क्या आप मुझे बता सकते हैं?
यह परमेय संख्या है या फिर अपरिमेय संख्या है। परमेय संख्या की डिफिनेशन क्या होती है, पी अपान क्यू, क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, हर जीरो कभी नहीं होना चाहिए। ये तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। लेकिन मान लीजिए वहाँ पर हमने आपको एक डिवीजन दिया 1/3, डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा आपको 0.3333 ऐसे आगे मिलता जाएगा। तो इसको हम कैसे समझते हैं यहाँ पर कि ये कब परमेय होता है कब अपरिमेय होता है। जैसे हमने पाई लिखा, हम पाई को क्या बोलते हैं कि यह अपरिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ पर कैसे लिखते हैं 3.141516 ऐसे मतलब आता जाता है 22/7 में 22/7 इसको हम लिखते हैं पाई को। और 22 में 7 से डिवाइड करेंगे तो इस प्रकार से आता जाएगा। लेकिन हम इस 22/7 को पाई को हम लोग अपरिमेय संख्या क्यों बोल देते हैं, ये कॉन्सेप्ट आप सीख लीजिए, बाकी इसके प्रैक्टिस सेट हम आगे आपको कराएंगे। इसका सीधा सा मतलब आप ध्यान से सुन लीजिए केवल एक बार। जब आपको नॉन टर्मिनेटेड मतलब कभी अंत ही ना हो, हम भाग देते जाए देते जाए देते जाए, नॉन टर्मिनेटेड और रिपीटेड आपको मिले, जैसे देखिए यहाँ पर भी रिपीटेड है, यहाँ पर भी रिपीटेड है, तो इसको हम बोलते हैं परमेय संख्या। अगर यहीं पर ऐसा हो कि नॉन टर्मिनेटेड हो और नॉन रिपीटेड हो, ध्यान दीजिएगा ये तो होना ही चाहिए, और नॉन रिपीटेड हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, अपरमेय संख्या बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल पाई या फिर 22/7 को हम अपरमेय संख्या बोलेंगे। ठीक है, 22/7 को भी हमने पी अपान क्यू के फॉर्म में लिखा है, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 यहाँ पर भी है, लेकिन इसको हम अपरमेय संख्या हमने क्यों बोला, क्योंकि डिवाइड करने पे हमें नॉन टर्मिनेटेड नॉन रिपीटेड यहाँ पे मिलता है। क्लियर है सभी को कॉन्सेप्ट। तो इस टाइप के प्रश्न अगर आते हैं, हालांकि ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, मतलब डीप में हो गया, लेकिन फिर भी आगे पेपर का लेवल कैसा रहेगा कोई नहीं जानता है साथियों, तो इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो ये इसका मतलब आप समझ गए 1.272727, तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसका तरीका होता है जहाँ तक बार लगा हो उसके अपान आप, जैसे यहाँ पे देखिए दो संख्याएं हैं 2 और 7, दोनों पे बार लगा है तो आप नीचे क्या करेंगे, 2 बार आप ऐसे 9 लिख दीजिए। क्लियर है सभी को यहाँ तक। और डेसिमल का मतलब क्या होता है 1 + 27/99। अगर यहाँ पर ऐसे होता 1.2 बार और 7 पे बार नहीं होता तो हम कैसे लिखते हैं इसको 1 2 और 7, और देखिए जहाँ पे बार लगाए ना उसके नीचे 9 लिखिए, जहाँ पे बार नहीं वहाँ पे आप 0 लिख दीजिए। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन मैं आपको आगे कराऊंगा, पहले आप इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए। तो हमने इसको लिख दिया, यहाँ पर इतना हो गया, फिर यहाँ से हम यहाँ पर आ गए। अब देखिए यहाँ पर ये कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, 3 9 27, या फिर 9 से कर लेते हैं, 9 3 27 और 9 11 99, तो कितना मिल गया यहाँ पर 1 + 3/11। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, 11 कम 11 3 14/11। तो ये हमारा यहाँ पर फाइनली आंसर मिल गया। 1.27 बार की जो वैल्यू है 14/11 के रूप में मिल गई। अब क्या करिए आप एक बार चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं। चलिए 14 में हम 11 से डिवाइड करते हैं तो 11 कम 11 3 शेषफल मिला तो 30 हो जाएगा दशमलव लगाने के बाद। तो 11 दूनी 22, 8 बचा, डेसिमल ऑलरेडी लगा हुआ है तो 80 हो जाएगा। 11 से 77, फिर इसे 3 मिला 30 हो जाएगा, फिर 11 दूनी 22, मतलब आपको ये मिलता जाएगा इसी प्रकार से। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1.2 और 7 दोनों रिपीट हो रहा है तो दोनों के ऊपर हम बार लगा देंगे। क्रॉस चेक कर लिया ना हमने, मतलब हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर 14/11। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये क्वेश्चन भी समझ में अच्छे से आ गया होगा। ऑप्शन देख लें, मैं इसको रब कर रहा हूँ, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आगे भी आपको प्रैक्टिस सेट में इस प्रकार के क्वेश्चन मिलते रहेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 14/11, ये सी वाला देखिए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1.27 की वैल्यू जो है। इसके बाद चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये तीसरा क्वेश्चन है आज के सेशन का और बहुत आसान प्रश्न है। एक आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि होती है, उसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत घटा दी जाए ताकि उसका क्षेत्रफल एक समान बना रहे। तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, लंबाई और गुणे चौड़ाई करते हैं। मान लेते हैं लंबाई ए है और ये चौड़ाई है, ये हमारा होता है क्षेत्रफल। दोनों मल्टीप्लाइड है ना, तो सीधा सा कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे सीख लीजिए। अगर एक को हम बढ़ाएंगे तो दूसरे को हमें घटाना पड़ेगा ताकि क्षेत्रफल हमारा उतना ही रहे। जैसे मान लीजिए 5 × 2 है, तो अगर हम यहाँ पे 5 को हमने 4 कर दिया तो 2 को हमें कुछ बढ़ाना पड़ेगा ताकि फिर से हमें 10 मिल जाए।
ठीक है, कुछ दशमलव में यहाँ पे आएगा, कुछ पॉइंट लगभग यहाँ पे आप 4.5 होगा, 2.5। तो आपने जब यहाँ पे 5 को 2 किया तो आपको 2 को 2.5 करना पड़ा, एक को आपने घटाया तो दूसरे को बढ़ाना पड़ गया आपको, ताकि मल्टीप्लाइड आपको सेम मिले। वही काम आपको यहाँ पर करना है। आयत की लंबाई हमने 25% बढ़ा दी, ठीक है, तो हमें चौड़ाई को घटाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, ये वृद्धि हुई है ना, और चौड़ाई में कितने प्रतिशत घटा दी जाए। तो इसका मतलब हो गया कि सबसे पहले आपको जो वृद्धि दी है उसको आप लिख लीजिए यहाँ पर ऊपर, ऐसे सिंपली 25 हो गया, नीचे आप 100 करेंगे यहाँ पर। ध्यान दीजिएगा, चौड़ाई कितने प्रतिशत घटा दी जाए, चौड़ाई कितने प्रतिशत हम घटा दी जाए, ताकि उसको हम बढ़ी हुई लंबाई में गुणा करें तो क्षेत्रफल उतना ही मिलना चाहिए। तो क्या करेंगे आप यहाँ पे 100 + 25 कर देंगे, और यहाँ पे हम कर देंगे मल्टीप्लाई 100 से। अगर यहीं पर दोस्तों ऐसा होता कि 25% हमने कमी की है लंबाई में, तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत वृद्धि कर दें। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम ले लेंगे माइनस। माइनस क्यों लेंगे कि नीचे वाला वैल्यू कम हो जाएगा, फिर जब हम डिवाइड करेंगे, ये ऊपर मान लीजिए आपका कितना हो गया, 2500 हो गया। तो अभी चौड़ाई घटाना है तो हम 100 में ऐड करेंगे, 125 से आप डिवाइड करेंगे इस वैल्यू में, तो आपको कम वैल्यू मिलेगा। और मान लीजिए अगर ये 25% की घटोतरी होती लंबाई में, और अब चौड़ाई कितनी बढ़ा दें कि क्षेत्रफल उतना बना रहे, तो क्षेत्रफल चौड़ाई हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, 100 में से 25 माइनस करेंगे तो 75 से भाग देंगे। तो आप जितनी कम संख्या से भाग देंगे उतना ही भाग देने पर भागफल आपको ज़्यादा मिलेगा। क्लियर है सभी को कॉन्सेप्ट। यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए इसको। चलिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 25/125, और यहाँ पे 100 हो गया, तो 25 × 5 = 125 होगा, और 25 × 20 हम 100, मतलब 20% यहाँ पे आंसर आ गया। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे कितने प्रतिशत घटा दी जाए पूछा, तो आप नीचे ऐड करके डिवाइड करेंगे उसी वैल्यू को 100 में, पहले उसको ऊपर लिख लेंगे आप, फिर 100 में उसको ऐड करके उससे भाग देंगे। यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाइड हमेशा रहेगा। और अगर पहले घटाया गया हो, बाद में वृद्धि के लिए बोला गया हो, तो आप क्या करेंगे, नीचे आप माइनस करके डिवाइड करेंगे, मतलब 100 - 25, जो वैल्यू ऊपर लिखेंगे उसी को हम माइनस करते हैं 100 में से, और यहाँ पे जो है ये 100 से आपका हमेशा रहेगा मल्टीप्लाइड। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा, साथ ही साथ जो इसका कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर। किसी कक्षा के 6 छात्रों की आयु वर्षों में निम्नवत है, इनकी माध्यिका होगी। तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो आपको दिया गया डेटा हो, संख्या हो, उसको आप आरोही या फिर अवरोही क्रम में लिख लीजिए, बढ़ते या फिर घटते क्रम में लिख लीजिए। चलिए हम बढ़ते क्रम में लिख लेते हैं। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखेंगे हम, उसके बाद बढ़ता हुआ क्रम है तो फिर उसके बाद उससे बड़ा, इसके बाद इससे बड़ा लिखेंगे यहाँ पे 14, फिर 16, फिर 18, इसके बाद जो है 19। टोटल यहाँ पे 6 संख्याएं हैं। तो यहाँ पे या तो आप फार्मूला आपको याद होगा, या तो आप ऐसे समझ लीजिए, यहाँ पे सपोज दैट हमने यहाँ पे 4 संख्या ले ली, और जब संख्याओं मतलब जितनी संख्याएं हैं अगर ये सम हो, 4 क्या है, सम है, ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे बीच में आपको कुछ भी नहीं प्राप्त होता है, बल्कि यहाँ पर बीच में 2 संख्याएं प्राप्त हो जाती हैं। हम क्या करते हैं, दोनों का औसत ले लेंगे, 2.5, हमारी माध्यिका ये हो जाएगी। लेकिन अगर ये ऐसे दिया होता 1 2 3, मतलब कितनी संख्या है, 3 संख्या है, 3 आपका विषम है, ये सम था, ये आपका विषम यहाँ पर हो गया। तो हम यहाँ पर अगर ऐसे भी देखेंगे तो बीच में आपका ये मिल जाएगा। तो हम कैसे करते हैं, जो 3 है इसमें आप 1 ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 मिलेगा, मतलब दूसरी संख्या जो होगी वो माध्यिका हो जाएगी। लेकिन जब आपको ये सम दिया हो तो हम क्या करते हैं, पहले इसमें 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 मिला आपको, फिर इसमें जो है 2 से डिवाइड करने पे जितना मिला है उसमें आप 1 और ऐड कर दीजिए, मतलब 3, यानी सिंपली आप यहाँ से 1 और बढ़ा दीजिए, और इन दोनों का औसत, मतलब दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का औसत, तो दूसरी संख्या आपकी 2 हो गई, तीसरी संख्या आपकी 3 हो गई, इनका औसत आपकी माध्यिका हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे क्वेश्चन में, तो आपको यहाँ पर 6 दिया है टोटल संख्याएं, सम संख्या है, 6 आपका सम है। तो यहाँ पर कोई भी एक बिल्कुल मध्य में नहीं मिल रहा है आपको, तो आप क्या करेंगे, मध्य की आप 2 संख्याएं ले लेंगे, उनका आप औसत निकालेंगे। उन दोनों संख्याओं की पहचान कैसे करेंगे, आप पहले आप 6 में 2 से भाग दीजिए, कितना मिला आपको, 3 मिला, मतलब तीसरी संख्या बाएं से, तो 1 2 3, एक संख्या तो आपको ये प्राप्त हो गई, फिर इसमें आप 1 और ऐड कर दीजिए तो 4 आ गया, मतलब बाएं से चौथी संख्या, मतलब जस्ट उसके बाद वाली संख्या। फिर इन दोनों का हम औसत लेते हैं, मतलब 14 और 16 का औसत ले लीजिए आप, 14 + 16 का औसत ले लीजिए आप, कितना मिल गया आपको, 30/2, 15। तो हमारा आंसर यहाँ पे हो गया 15। सभी को क्लियर हुआ क्या भैया,
बहुत आसान प्रश्न है, अगर आपको क्लियर हो गया तो फिर हम आगे चलेंगे। कोई भी आपको डाउट लगे आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं उन्हीं प्रश्नों को एक बार रिवाइज करा दूंगा। और प्रैक्टिस सेट 1 आप जाकर के जरूर देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में, और जीके करंट अफेयर्स के भी आप सारे वीडियोस देख लीजिएगा। बहुत बड़े बड़े वीडियोस नहीं, लेकिन जितना भी क्वेश्चन हमने वहाँ पे ले रखा है उसके अंतर्गत हमने जितने और क्वेश्चन वहाँ पे बन सकते थे वो भी हमने करा दिए हैं उसी में, उसे आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये 4 प्रश्न हो गए मैथ के, और एक प्रश्न हमने यहाँ पे ले रखा है रीजनिंग का। तो 20 प्रश्न आपके मैथ के आते हैं और 5 प्रश्न रीजनिंग के। तो उसी रेशियो में हमने 4:1 रेशियो हो गया ना, 20:5, तो उसी रेशियो में हमने यहाँ पर प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत भी क्वेश्चन ले रखा है आपके लिए। और इस टाइप का क्वेश्चन हम ऑलरेडी आपको करा चुके हैं प्रैक्टिस सेट 1 में, तो हमने कहा एक बार इस क्वेश्चन को एक बार और कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम दूसरे टाइप के रीजनिंग के क्वेश्चन देखेंगे। राहुल अपने स्थान से 40 किलोमीटर पूर्व की ओर साइकिल चलाता है, फिर उत्तर की ओर मुड़कर 20 किलोमीटर जाता है, फिर बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर जाता है। वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है आपको बताना है। सबसे पहले आप दिशा लिख लीजिए। सबसे पहले ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, ये ईस्ट हो गया आपका पूर्व, ये आपका पश्चिम हो गया। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, ये आपको बिल्कुल याद रहना चाहिए। चलिए हमने एक स्थान यहाँ पे फिक्स कर लिया, ये राहुल यहाँ पर है। राहुल अपने स्थान से 40 किलोमीटर पूर्व की ओर, पूर्व मतलब ये हो गया आपका। चलिए यहाँ से हम 40 किलोमीटर पूर्व की तरफ आ गए, तो आप एरो लगा दीजिएगा, जिधर आप जा रहे हो ना उधर आप एरो लगा दें हमेशा। और यहाँ पे हम लिख लेंगे 40 किलोमीटर पूर्व की ओर साइकिल चलाता है। फिर उत्तर की ओर, यहीं से जहाँ आप पहुँचे हैं 40 किलोमीटर चल करके पूर्व की तरफ, अब आप यहीं से उत्तर मतलब ऊपर की तरफ, अब यहाँ से आप उत्तर की तरफ चलेंगे। कितना, 20 किलोमीटर। तो 40 का हम थोड़ा सा आधा देख लेते हैं यहाँ पर, ये 20 किलोमीटर हो गया आपका उत्तर की तरफ चला। फिर बाएं मुड़कर, ध्यान दीजिएगा आप उत्तर की तरफ जा रहे थे तो ये आपकी दिशा है ऐसे, तो ये बायां आपका हो गया, ये आपका दायां हो गया। आप जैसे जाते हैं आपका बायां हाथ बायां हो गया और दायां हाथ आपका दायां हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आप बाएं मुड़ते हैं, बाएं मुड़कर फिर बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर जाता है। यहाँ से आप बाएं मुड़िए और यहाँ पर आप फिर से 20 किलोमीटर चलेंगे। ये पूरी दूरी आपकी 40 है, ये आपका 20 हो गया और ये भी आपका 20 है। वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है, प्रारंभिक स्थान उसका ये हो गया, और वो कहाँ पर आ चुका है, यहाँ पर आ चुका है। तो ये बताना है आपको ये दूरी कितनी होगी, ये बताना है आपको ये दूरी कितनी होगी। चलिए हम यहाँ पर एक त्रिभुज का निर्माण कर लेते हैं जल्दी से। ये दूरी आपको निकालना है, और ये आपने ऐसे मिला लिया, ये 90 डिग्री हो गया। ध्यान दीजिएगा ये दूरी कितनी है, ये वाली जितनी ये दूरी होगी, ये 20 है तो ये भी आपका 20 हो गया, तो ये भी आपका 20 हो गया यहाँ तक। ये पूरा आपका 40 है और ये 20 है, 40 में से आप 20 माइनस करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, तो ये आपको 20 मिल गया। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे। ये कर्ण है, ये 90 डिग्री है, तो कर्ण बराबर कितना हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। तो इन दोनों में से किसी को भी आप लंब मान लीजिए, और प्लस आधार का स्क्वायर हो गया। कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 400, 400 कितना हो गया, 800 हो गया। कर्ण का स्क्वायर है तो आप क्या करेंगे, दोनों तरफ आप ले लीजिए वर्गमूल, तो ये तो आपका बन जाएगा केवल कर्ण। कर्ण मतलब ये दूरी जो आपको निकालना है, ये दूरी, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है ना, प्रारंभिक स्थान से अब वो कितनी दूर है। तो कर्ण बराबर हो जाएगा, आपने इधर स्क्वायर रूट लिया वर्गमूल, तो इसका भी आप ले लीजिए वर्गमूल। तो 800 में देखिए यहाँ पर 8 में से आप 4 ले लेंगे बाहर 2 के रूप में, और 2 जीरो है तो इसको भी आप 20 के रूप में बाहर ले लेंगे, यहाँ पे 2 किलोमीटर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर 20√2 किलोमीटर। किसी को 800 का वर्गमूल निकालने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 800 को आप क्या लिख सकते हैं, 400 गुणे 2, और 400 जो है 20 का स्क्वायर है, तो 400 का वर्गमूल हो जाएगा 20, जो कि बाहर आ गया। इसका वर्गमूल नहीं कर सकते तो ये अंदर रह जाएगा, तो 20 करड़ी में 2 किलोमीटर, ये हमारा आंसर हो गया। तो ये साथियों हो गया आज का सेशन कैसा लगा आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक करके जितना हो सकता है आप लोग शेयर कर दीजिएगा, और साथ में सभी मित्र चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो। धन्यवाद साथियों।